नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बिगड़ैल बेटी का तलाक। हेलो माँ। हाँ बिटिया, कैसी हो? बड़ी लंबी उम्र है। हम तुझे अभी अभी याद कर रहे थे। बहुत दिन हो गया तुझे देखे। तू तो बस घर गृहस्थी में ही रम गई है। अपनी माँ की भी याद नहीं आती। नीलिमा रोते हुए बोली, माँ, आज भी उसने मुझ पर हाथ उठाया। मैं थक गई हूँ इनका अत्याचार सहते सहते। अब नहीं सह सकती। बहुत हो गया। हुआ क्या बिटिया, पहले बता तो। माँ, मेरी हर छोटी बड़ी गलती पर ये पूरे परिवार के सामने बेइज्जती करने लगते हैं। मैं भी इंसान हूँ। मेरी कोई हैसियत ही नहीं है इस घर में। तू सही कह रही है। किसी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2-4 दिन में ही इन लोगों की हवा टाइट हो जाएगी। देखना फिर। और अगर ना भी लगी तो तलाक का रास्ता तो खुला है ना। बहुत सह लिया तूने, अब और नहीं। माँ मीरा उसे दिलासा दे रही थी। नीलिमा हिचकियाँ लेकर रोती रही और फिर फोन रखकर अपना सामान पैक करने लगी। रोहित उसे सामान पैक करते हुए देखकर बोला, कहाँ की तैयारी है? आपसे मतलब? आपने मुझे कभी बताया कि आप कब और कहाँ जाते हैं? अपनी फैमिली के सामने मुझे बेइज्जत करते समय सोचते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई काम वाली बाई नहीं। पति देव बीबी भी इंसान है, कोई रोबोट नहीं जो आपके इशारों पर चलती रहे। बस करो रोहित, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब मैं एक पल के लिए यहाँ नहीं रहूँगी। अगर मैं तुम्हें इतना ही खटकती थी, पसंद नहीं थी, तो क्यों ब्याह के लाए? मैंने क्या कोई जोर जबरदस्ती की थी? नीलिमा, अब बात बढ़ाओ मत। यह हमारा परिवार है। नीलिमा तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए डांट रहा था। तुमने बाबूजी से बहस न की होती तो मुझे गुस्सा नहीं आता। तुम मुझे उकसा रही थी। वो बहुत देर तक उसे मनाने की कोशिश में लगा रहा, पर नीलिमा तो जैसे कसम खाकर बैठी थी। कब ऑटो किया, कब बाहर निकली, कब ट्रेन में बैठी, उसे कुछ होश नहीं। बस इतना याद है कि रोहित बहुत देर तक उसे देखता रहा जाते हुए। गुस्से में उसके सोचने समझने की शक्ति जैसे छीन सी ली थी। माँ के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तू चली आ बिटिया मायके, बहुत सह चुकी। रोहित से उसकी शादी हुई 2 साल हो चुके थे। रोहित अपने माता पिता का एकमात्र बेटा था। नीलिमा अपने घर में तीनों भाइयों की इकलौती बहन थी और बेहद लाडली भी थी। शुरू शुरू में ससुराल में सब ने उसे हाथों हाथ लिया। क्योंकि उनके घर में बेटी नहीं थी तो नीलिमा को अपनी बेटी समझते थे। उसी को प्यार दुलार देते थे, जिसे वह ससुराल में भी सिर चढ़ के रहने लगी। पर वो तो केवल रोहित को ही अपना मानती। बाकी लोगों से उसे कोई मतलब ही नहीं था। रोहित उसे जितना समझाता वो उतना ही उल्टा करती और 2 की 4 लगाकर अपनी माँ को फोन पर बताती। वो भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने की सलाह देती, जिसका असर ये हुआ कि नीलिमा अपने को कभी ससुराल से जोड़ ही नहीं पाई। उसे सब दुश्मन से लगने लगे। धीरे धीरे सास ससुर ने तो जैसे चुप्पी साध ली। वो कोशिश करते कि नीलिमा से कम बात करे। आज तो हद हो गई, काफी रात हो गई थी। नीलिमा ने अपने सास ससुर के लिए खाना नहीं बनाया और शॉर्ट्स पहनकर घूमने जाने लगी। तो ससुर जी ने कहा, बेटा, इतनी रात को तू जा रही है इन कपड़ों में, यह ठीक नहीं है। रोहित भी बाहर गया है, अभी वह आता ही होगा, तो उसके साथ चली जाना। अरे बाबूजी, पता है आपको खाने की पड़ी है, इसीलिए बहाने ढूंढ रहे हैं मुझे बाहर न जाने देने का। एक दिन देर से खाएंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में जाना है। वहाँ देर हो गई तो खाना तो माँ जी भी बनाकर आपको खिला सकती हैं। और आप बहाना बना रहे हैं कि मैं रात को जा रही हूँ। क्या मैं दूध पीती बच्ची हूँ? बाबूजी ने अकेले जाने से मना किया। बेटा, तुम उस इलाके से परिचित नहीं हो। एक बार रोहित आ जाए फिर चली जाना। बस फिर क्या था, उसके मुंह में जो आया बोलती गई। आप मुझे जाने से मना कर रहे हैं? आपको क्या लगता है
कि मैं कुछ गलत काम करने जा रही हूँ? कोई दूध पीती बच्ची हूँ कि अब हर जगह मैं रोहित का हाथ पकड़कर चलूंगी? यह मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें दखल अंदाजी मुझे किसी की भी पसंद नहीं है। रोहित से उसने दो की चार लगाई, पर वो उसकी रोज की हरकतों से वाकिफ था। अपनी पत्नी के रोज रोज के किचकिच से वह तंग आ चुका था। तो उसने उसे बाबूजी से तमीज से पेश आने को बोला। ये बात उसे नागवार गुजरी। वो भड़क उठी। इस पर रोहित का हाथ उठ गया। उसके लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी और घर छोड़ दिया। माँ पापा का प्यार दुलार और भाई भाभीियों की मनुहार ने उसे बहुत जिद्दी बना दिया था। अब वो बहुत खुश थी कि अपने ससुराल से पीछा छूटा। ट्रेन तेजी से दौड़ी जा रही थी और उसके और रोहित के बीच की दूरियों को बढ़ा रही थी। दो तीन बार रोहित की कॉल को उसने रिजेक्ट कर दिया, पर माँ उन्होंने उसे कॉल क्यों नहीं की, जबकि वो जानती हैं कि वो आ रही है। गुस्सा शांत होने पर उसे अब रोहित की याद भी आने लगी थी, पर उसने वापस न जाने का इरादा किया। देखते देखते वो अपने मायके की जमीन पर थी, जहां उसे लेने कोई नहीं आया था, जो उसके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। स्टेशन से घर तक जाने के लिए उसने ऑटो लिया। रास्ते में बड़ी सी कोठी के पास से गुजरते समय उसे आंटी जी की याद आ गई। आज शायद कुछ है, कोठी में बड़ी रौनक दिख रही है। नीलिमा ने सोचा, घर जाकर माँ से पूछेगी। घर के दरवाजे बंद थे। नीलिमा का दिल तेजी से धड़क गया। बहुत दरवाजा पीटने के बाद दरवाजा खुला। किसी अनहोनी की आशंका घिरी हुई वो घर के अंदर दाखिल हुई। पहले जब भी आती थी तो तीनों में से कोई न कोई भाई उसे लेने जरूर स्टेशन जाता था। आज क्या बात है, घर के दरवाजे बंद थे। नीलिमा का दिल तेजी से धड़क गया। अंदर का माहौल भी खिंचा खिंचा सा था। दोनों छोटू भाभीियों ने उसे देखकर फीकी सी मुस्कान फेंकी और अपने कमरे की तरफ चल दी। बड़ी भाभी उससे मिलने नहीं आई। रामू काका ने बैठने को बोला। बात क्या है काका, क्या हुआ है सबको? पहले तो घर के आंगन से तीनों भाभीियों की हंसी की आवाज़ गूंजा करती थी, और आज दोनों भाभी मुझे देखकर भी मिलने नहीं आई। यहाँ तक कि मुझे लेने भी कोई नहीं आया। कुछ नहीं नीलिमा बिटिया, तू अभी थक कर आई है। जा बिटिया, माँ पापा तेरा इंतजार कर रही हैं। बाद में बातें होती रहेंगी। बड़ी भाभी उससे उम्र में बहुत बड़ी थी। वो उन्हें माँ की तरह ही प्यार करती थी। थोड़ी देर में ही वो समझ गई कि रिश्तों में दरार आ चुकी है। इस बात का सबूत आंगन में तीन तीन किचन बता रहे थे। यही वो बात थी जो शायद काका उसे अपने मुंह से बताना नहीं चाह रहे थे। वो अपना बैग लेकर माँ के कमरे की तरफ चल दी, पर तभी एक और झटका लगा। बड़ी भाभी ने उसे छत पे बने कमरे की ओर इशारा करके वहां जाने को बोला। पर भाभी, माँ का कमरा तो नहीं नीलिमा, अब माँ पापा का कमरा ऊपर है। तू जा, मुझे भी बहुत काम है। ढेर सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे। इतना सब हो गया और माँ ने मुझे बताया भी नहीं। एक मैं हूँ जो अपनी सारी बातें उनको शेयर करती हूँ। अभी जाकर माँ से पूछती हूँ। ऊपर पहुँचकर वो माँ के गले लग गई। इतना सब कहना था, पूछना था, पर कुछ बोलती इससे पहले ही माँ ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, अभी अभी मुश्किल से सोए हैं। हम बाद में बात करेंगे। अब तो तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना है ना, तो आराम से सारी बातें करेंगे। मन की बात मन में ही रह गई। उसके लिए भाभी ने उसकी भतीजी के कमरे में बिस्तर लगा दिया। भतीजी प्रिया को भी अपने फ्रेंड से मोबाइल में चैट करने में परेशानी हो रही थी। उसने भी बुआ से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की, बस फॉर्मेलिटी के तौर पर हाय हेलो किया और अपने मोबाइल में व्यस्त हो गई। नीलिमा को बड़ा अजीब लगा, पर दिन भर की थकान और तनाव के कारण उसे कब नींद ने घेरा पता ही नहीं चला। दूसरे दिन नीचे से आई तेज आवाज़ों ने उसकी नींद तोड़ी। मंजली भाभी जोर जोर से रामू काका को चिल्ला रही थी
कि हम तुझे पगार देते हैं ज़्यादा, फिर तू छोटी भाभी का हमसे पहले काम करता है। तेरी छुट्टी कर दूंगी। छोटी भाभी ने उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। पैसे का घमंड मत दिखाओ भाभी, मैं भी पैसे देती हूँ, कोई फ्री में काम नहीं करवाती। दोनों भाभीियों में सुबह सुबह घमासान युद्ध मच गया। नीलिमा अवाक सी खड़ी हुई देखती रह गई। ये लोग इस तरह कैसे कर सकते हैं? रिश्तों की कोई मर्यादा होती है कि नहीं? छोटी भाभी से अभी जाकर बात करती हूँ। वो गुस्से में नीचे को चल दी, पर माँ ने उसे बीच में रोक दिया। नीलिमा, ये उनका मसला है, तुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। पर माँ, मर्यादा नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं? अच्छा, माँ ने उसे देखा। उनकी अंतर्भेदी नज़रों से वो पानी पानी सी होकर वापस कमरे में चली गई। कहने को आज पहला ही दिन था उसका इस घर में, जहाँ उसने जन्म लिया था, जहाँ उसके माँ पापा थे। पर पता नहीं क्यों सबकी नज़रों में एक खालीपन सा था। उसका कमरा भी अब दूसरे भाई के हिस्से में चला गया था। अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी दूसरी भाभी की सहेलियां आईं तो मझली भाभी बोली, दीदी आप किसी और रूम में भी रह सकती हैं, यहाँ मेरे मेहमान आने वाले हैं। माफ़ कीजिए दी, आपको कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप यहाँ हमेशा के लिए टिकने आई हैं तो आप अपना कहीं और किसी कमरे में व्यवस्था कर लीजिए, मेरा कमरा खाली कर दीजिए। पर भाभी, यह मेरा कमरा है, आपको तो पता है मुझे एसी में रहने की आदत है। हाँ हाँ, कहाँ की महारानी हैं आप दूसरे रूम में भी रह सकती हैं। बिना एसी के कमरे में रहने की आदत डाल लीजिए। बिल कौन भरेगा? पिताजी तो पहले ही बिस्तर पर पड़े हैं, अब खर्चा मत बढ़ाइए। आपका कमरा था, अब नहीं, यहाँ से जाए। और वो एक अनपेक्षित मेहमान की तरह आंखों में आंसू लिए अपनी भतीजी के कमरे में अपने बैग को एक जगह रखने की कोशिश में लगी हुई थी। पापा से कोई भी तनाव वाली बात न करे, ये हिदायत माँ और भाभी दोनों सुबह से 2 बार दे चुके थे। कहाँ तो उसने सोचा था कि वो पहुँचेगी तो तीनों भाई उसे सर आंखों पर ले लेंगे, और कहाँ ये सब देखने को मिल रहा है। बड़े भैया ने भी संक्षिप्त सी बातें की, जैसे मानो किसी को पड़ी ही नहीं है उसकी, और न ही उसकी परेशानियों की। उसका सारा सोचा हुआ पानी में मिल गया। सब अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। माँ से कितनी सारी बातें करनी थी, पर वो भी मानो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। अब उसे रह रहकर अपने घर और रोहित की याद आने लगी। नीलिमा ने पूछा, माँ ये कोठी क्यों सज रही है? कल रास्ते में आते हुए देखा। और बड़ी आंटी जी कैसी हैं? गोपाल के पोते की शादी है, उसी की तैयारी हो रही है, चलना है सबको। मैं तो शायद नहीं जा पाऊंगी, तेरे पापा की हालत ठीक नहीं है, पर तुम और बहुएं चले जाना। तेरी आंटी जी भी अब अपने दिन गिन रही हैं, कल जाओगी तो मिल लेना, पता नहीं कितने दिन की मेहमान है। अब माँ ने लंबी सांस लेकर कहा, नीलिमा बचपन से हॉस्टल में पढ़ी थी, पर जब गर्मियों की छुट्टियों में घर आती तो अपने पिता के दोस्त के घर जरूर जाती। गोपाल जी और उसके पिता रामलाल जी बचपन के दोस्त थे। आंटी जी गोपाल जी की ही बहन थी, जो अपने पति से तलाक लेकर भाई के घर में ही रहती थी। निसंतान थी आंटी जी। आंटी जी की पूरी दुनिया उनके भाई भतीजे ही थे। आंटी जी से नीलिमा को भी लगाव था। उनसे मिलने की इच्छा लिए वह सुबह ही कोठी में जाने की सोचने लगती है। दूसरे दिन सभी अपने में व्यस्त थे। तभी वो माँ के पास गई। माँ, आप सभी बिजी हैं और शादी तो शाम को है ना। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए आंटी जी के घर हो आऊँ। शाम को आंटी जी के पास बैठने का समय मिले न मिले। ठीक है बेटा, हो आओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। माँ से स्वीकृति लेकर वो आंटी के घर पहुँचती है, जहाँ शाम की तैयारियों में सभी लगे हुए हैं। गोपाल जी और बाकी लोगों से मिलकर वो आंटी जी का हाल पूछने उनके कमरे की तरफ चल देती है। बचपन से इस जगह आती है
तो कोठी के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। आंटी जी के कमरे में बड़ा सा ताला देखकर वो चौंक जाती है। तभी एक नौकर उसे आता हुआ दिखा। उसने रुककर आंटी जी के बारे में पूछा तो वो सकपकाया। फिर उसे ले जाकर नौकरों के तरफ वाले हिस्से में एक छोटे से कमरे में छोड़कर चला गया। आंटी जी यहाँ इस हॉल में वो रो पड़ी। टूटी सी चरपाई पर एक बेहद कमजोर काया पड़ी हुई थी। क्या स्थिति हो गई इनकी। उसने अपने बचपन में इस कोठी में उनका रुतबा देखा था और आज वो नौकरों के कमरे में। तभी उनकी खांसी से वो जैसे वर्तमान में आई। आंटी जी मैं पानी देती हूँ कहकर वो कमरे में पानी ढूंढने लगी। चरपाई के पास ही एक पुरानी सी मटकी के ऊपर ग्लास ढका हुआ था। नीलिमा ने जल्दी से पानी दिया। वो थोड़े से सहारे से उठी और पानी पीकर फिर निढाल हो गई। कौन है? अपनी बुरी आंखों को नीलिमा के चेहरे पर केंद्रित करते हुए बोली। आंटी जी मैं नीलिमा। नीलिमा बिटिया तू? हाँ आंटी जी, पर आपकी ये हालत और आप यहाँ कैसे? मैं अभी गोपाल चाचा से बात करती हूँ। रुक नीलिमा, किसी से कुछ मत बोल। मुझे मेरे कर्मों का फल भुगतना है। अच्छा है यहीं भुगत जाऊं। ऐसा क्या किया आपने? किया है बेटा, अपने जीते जी अपने पति का घर छोड़कर पाप किया है, वो भी केवल अभिमान के कारण। नीलिमा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आंटी ने फिर से बोलना शुरू किया। नीलिमा, मैं अपने पिता की बेहद लाडली थी। जिस समय लोग अपनी बेटियों को स्कूल भी नहीं भेजते थे, उस समय मेरे पिता ने मुझे हॉस्टल में रखकर पढ़ाया था। घुड़सवारी और निशानेबाजी सिखाई थी। मैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी। मुझे सब सिखाया गया था। बस शादी के बाद पति के घर में कैसे रहना है ये नहीं सिखाया गया था। मैं जिद्दी और घमंडी हो गई थी। मेरे पिता ने मेरी शादी में दिल खोल कर दहेज दिया था। ज़रूरत की सारी चीज़ें दी थी, बस मुझे संस्कार देना भूल गए। एक दिन मेरे ससुर जी ने मेरे दहेज की टीवी, जो मुझे मेरे पिता ने विलायत से मंगवा कर दी थी, उठवा कर बैठक में लगवा दी। बस फिर क्या था, मैंने आव देखा न ताव। ये भी नहीं सोचा कि उस समय वहाँ कितने लोग मौजूद हैं। बाहर जाकर टीवी बंद कर दिया और उनको सबके सामने भिखारी बोला। आप भिखारियों की इतनी हिम्मत, मेरे पिता की टीवी हॉल में लगवा दी। मेरे पति ने उनसे माफ़ी मांगने को बोला, पर मैं अपने अभिमान में चूर थी। बहुत घमंड था अपने पिता की दौलत पर। झुकने से अच्छा उस घर को छोड़ना ज़्यादा सही लगा। यहाँ चली आई हमेशा के लिए। पहले तो एक दो बार उन लोगों के संदेश भी आए, फिर बाद में वो भी आना बंद हो गए। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। आज अपने घर में होती तो नाती पोती वाली होती, मेरी भी इज्जत होती। जब तक मेरे पिता और भाइयों का चला, मेरी भी कोठी पर हुकूमत चली। पर अब भतीजों का राज है। आजकल कोई अपने माँ बाप को न पूछे मैं क्या चीज़ हूँ। जब से बीमार हुई, यहाँ कचरा समझकर फेंक दिया। कहते हैं बीमारी फैलेगी। आंटी जी फिर से खांसने लगी थी। नीलिमा सन्न रह गई थी, क्या बोलती। वापस घर आ गई। शाम को बेमन से शादी में शामिल हुई, पर अब मन कहीं और था। रात में कब सोई पता नहीं चला। वो शीशे के सामने खड़ी है, एकदम से बूढ़ी हो गई है। सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर। ये जगह कौन सी है? स्टोर रूम। यहाँ तो कबाड़ रखते हैं, वो यहाँ क्यों है? तेज खांसी आ रही है। पानी पानी। पसीने में लथपथ उसकी नींद खुल जाती है। क्या हुआ नीलिमा, कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ उसे पानी देकर पूछती हैं। ओह हाँ नहीं, वो अभी भी पसीना पोंछ रही है। अच्छा सुन, तू जल्दी से फ्रेश हो जा, फिर अपना सामान स्टोर वाले कमरे में लगा ले। वो क्या है ना, अब तुम्हें यहीं रहना है तो अलग कमरा तो चाहिए ना। तो मैंने स्टोर रूम की सफाई करा दी है। आज से तू वहीं रहेगी। वो चौंक जाती हैं। कहाँ रोहित और उसका एसी वाला बेडरूम और कहाँ वो कचरे वाला स्टोर रूम।
सुबह होते ही बड़ी मझली, छोटी भाभी तीनों आपस में फिर से शुरू हो जाती हैं। जिस घर में सुबह हंसी ठिठोली की आवाज़ आया करती थी, वहाँ महाभारत शुरू हो गया था। बड़ी भाभी कहती हैं, कल मैंने खाना दिया था मझली, आज तू माँ जी, पिताजी और नीलिमा को खाना बना दे। मैं क्या कोई चक्की हूँ जो हर समय पिसती रहूँ? मझली भाभी कहती हैं, भाभी मेरे सिर में दर्द है, बीमार हूँ, इसलिए मैं उनके नखरे नहीं उठा सकती। छोटी को बोल दीजिए। बड़ी भाभी ने कहा, घूमने के समय तो तुम्हारा तबीयत ठीक रहता है, लाली पाउडर पोत कर हमेशा घूमने चल देती हो, खाना देने के नाम पर बीमारी का बहाना ढूंढ लेती हो। शोर सुनकर मझले भाई बाहर आते हैं। क्या हुआ भाभी? बेचारी सही कह रही है, पूरा घर उसके पीछे क्यों पड़ जाता है? छोटे भाई की बीबी खाना दे सकती है। देवर जी, जरा सी बात पर आप बीच में लड़ने क्यों आ जाते हैं? मेरी बीबी को बोलेंगी तो मैं तो नहीं सुन सकता। वह खाना नहीं देगी माँ, बाबूजी और नीलिमा को। नीलिमा यह सब देख रही थी, उससे रहा नहीं गया। वह तुरंत सीढ़ी से उतर कर नीचे आती है। भाई, आप क्या कह रहे हैं? पिताजी की तबीयत सही नहीं है और मझली भाभी खाना देने से मना कर रही हैं। पिताजी के बारे में तो सोचो। भाई, मैं तो कहती हूँ, जो बहू पिताजी के बारे में ऐसा अनाप शनाप बोले, उसे तो छोड़ देना चाहिए, तलाक दे देना चाहिए। वाह, सुना आपने? आपकी बहन तलाक करवाना चाहती है हमारा। खुद अपने घर में आग लगा कर आई है, अब हमारे घर गृहस्थी में आग लगवाने चली है। भाभी, मेरा यह मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था नीलिमा? तू चुप कर, अपने घर का क्या हाल बना कर रखा है, यह हमसे छुपा नहीं है। कितना सास ससुर का इज्जत करती है। जा उस स्टोर में रूम में चुपचाप पड़ी रहे, हमारे मसले में ना पड़े तो अच्छा है। मझले भाई ने कहा। बड़ी भाभी ने कहा, छोटी देवरानी प्रेग्नेंट है। मझले देवर जी, उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को बोला है, इसलिए वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती। तो क्या हमने पूरे घर का काम करने का ठेका लिया है? जब सब बहुएं ने आपस में डिसाइड किया है कि खाना एक एक दिन सब देंगे, तो आज उसकी ड्यूटी है। छोटा भाई भी कमरे से बाहर आकर मारने पीटने को उतारू हो गए। यह सब देखकर नीलिमा के आंसू थम नहीं रहे थे। जो भाई सर आंखों में बैठाए रहते थे, आज उसके घर में क्या हैसियत है उसे पता चल गया था। वह उल्टे पांव स्टोर रूम में वापस आ गई। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे अपना सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। वह फिर से पसीने में नहा जाती है। भाई भाभी से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे रोना आ जाता है। अब उसे अपनी सारी गलतियां शिद्दत से याद आने लगती है। उस दिन भी तो बाबूजी उसके और रोहित के बीच बीच बचाव ही कर रहे थे, जब वो उन्हें मारने झपटी थी। अगर रोहित बीच में नहीं आते तो उसका हाथ उठ चुका था। इसी कारण रोहित मजबूर हो गए थे उस पर हाथ उठाने को। कोई भी औलाद अपने पिता की बेइज्जती कैसे देख लेता, पर वो ये छुपा गई थी। नीलिमा की हिचकियां बढ़ गई थी। बहुत देर तक रोती रही, फिर आने का वादा करके फ़ोन रख दिया। उसने फैसला ले लिया था, वो कोठी वाली आंटी नहीं बनेगी। मायके से वापस चली जाएगी अपने ससुराल, क्योंकि मायके में रहकर देसी घी की रोटी खाने से अच्छा है कि ससुराल की दो सूखी रोटी खा लेना। माँ, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, आप स्टोर में अपना वापस सामान रखवा दीजिए। गर्व मिश्रित उसकी बात सुनकर माँ बोली, अरे तू वापस नहीं जाएगी, कभी नहीं। सोच ले, फिर मत कहना। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे नीलिमा नहीं देख पाई। नहीं माँ, मैं जा रही हूँ अपने घर, वो मेरा घर है और अब कभी कुछ नहीं कहूँगी। वो मुस्कुराते हुए नहाने चल दी। करीब 2 घंटे बाद उसने स्टेशन के लिए कैब बुलाई। माँ ने ढेर सारी चीज़ें बांधी, वो सबसे मिलकर चल दी। 5 मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि शायद उसका मोबाइल घर में ही छूट गया है। वापस घर की तरफ बढ़ी
तभी अंदर से आती आवाज़ों ने उसके कदम रोक दिए। वह सब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ और तीनों भाभियाँ आंगन में बैठी हंस रही थी। छोटी भाभी बोली, मान गए आपको माँ, क्या सबक सिखाया है आपने नीलिमा दी को। और सबसे कठिन रोल तो पापा जी का था। बेचारी 2 दिन बिस्तर पर पड़ी रहीं, बीमारी का नाटक करके। बेटी का हालचाल भी नहीं लिया। क्या करती मैं अगर उनका बस चलता तो अपनी लाडली को पहले ही दिन सब सच बता देते, और वो कभी वापस नहीं जाती। इसीलिए उनसे दूर रखना ही ठीक था। मैं नीलिमा को जानती हूँ, वो जिद्दी है। जब तक उसे सामने से कोई चीज़ न दिखाओ समझती नहीं है। इसीलिए मायके का ये रूप भी दिखाना जरूरी था। एक ही दिन में 2 किचन बनाना और तुम सब का इस तरह एक दूसरे से लड़ना भी तो हमारी योजना का हिस्सा ही था। पर बेचारी नीलिमा दी, हम सब ने उनके साथ सही नहीं किया। बड़ी भाभी बोली, बच्चे जब छोटे होते हैं तो कड़वी दवा देने के लिए कभी कभी माँ को उनकी नाक भी बंद करनी होती है, पर वो उसके फायदे के लिए ही होता है। नीलिमा को राखी पर बुला लेंगे। अब उसकी अक्ल ठिकाने आ चुकी है। वो ठीक से ससुराल में रहेगी। अपने पिता का अपमान देखकर उसे अक्ल आ गया है कि अपने ससुर का सम्मान भी करना चाहिए। अगर उसे पहले समझाती तो मुझे ही दुश्मन समझती, पर अब सब ठीक है। सच्चाई जानकर नीलिमा की आंखें छलक पड़ी। उसे अपनी गलती का एहसास पहले ही हो चुका था, पर उसके मायके में सब ठीक है, इस बात से उसे बहुत राहत मिली। तभी उसके पर्स के अंदर से मोबाइल बज उठा। यार नीलिमा, कितने बजे की ट्रेन है बता देना, मैं लेने पहुंच जाऊंगा। जी रोहित, अभी बताती हूँ, कहकर वो वापस कैब की तरफ अपने ससुराल के लिए चल पड़ी। और इस बार रिश्ते को बड़े प्रेम से खुशी से निभाने पहुंची थी। ससुराल पहुंचकर सबसे पहले उसने पिता समान ससुर जी से माफ़ी मांगी और आगे से वह ऐसी गलती नहीं करेगी, सास ससुर को वचन दिया। दोस्तों, बेटी माँ की परछाई होती है और एक माँ अपने बच्चों की रग रग से वाकिफ होती है। इसीलिए अगर माँ चाहे तो बेटी को सही समय पर उसकी गलती करने से बचा सकती है, रोक सकती है, उसके घर गृहस्थी को टूटने से भी बचा सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? मीरा जी ने अपनी बेटी को रास्ते पर लाने के लिए जो योजना बनाया, सही बनाया या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस 517।